हाँ, तो क्या है, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होता है। कब आया था? 20 फरवरी 1957 में आया था। ये वेरियस टर्म इन रिलेशन टू सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इट डिफाइन करता है क्या, प्रोसीजर टू गेट द रिकॉग्निशन फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर दी, किसके लिए ये वो प्रोसीजर प्रोवाइड करता है, स्टॉक एक्सचेंज के लिए, कि किस तरह से स्टॉक एक्सचेंज रिकॉग्नाइज करवाएंगे अपने आप को फ्रॉम दी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से, फ्रॉम दी गवर्नमेंट। और यहाँ पे गवर्नमेंट का मतलब है सेबी। ये प्रोसीजर प्रोवाइड करता है किसके लिए, प्रोसीजर प्रोवाइड करता है फॉर लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी, लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी। और ये ऑपरेशन प्रोवाइड करता है, ऑपरेशन ऑफ, प्रोसीजर प्रोवाइड करता है ऑपरेशन ऑफ ब्रोकर इन परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी एंड प्रोविजन फॉर, प्रोवाइड करता है प्रोविजन फॉर इंटरमीडियरी, लिख लो, प्रोविजन ऑफ इंटरमीडियरीज, इंटरमीडियरीज। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट क्या है, कब आया था, 20 फरवरी 1957 में आया था, एप्लीकेबल होता है पूरे इंडिया में। अभी ये किन किन पर्पस के लिए एक्ट है, पहला इसमें हम बात करेंगे सिक्योरिटीज के रिगार्डिंग की, सिक्योरिटी होती क्या है। दूसरा इसमें हम बात करेंगे कि किस तरह से स्टॉक एक्सचेंज सेबी से अपनी रिकॉग्निशन ले सकता है। तीसरा, ये प्रोसीजर प्रोवाइड कर सकता है, पड़ता है कि किस तरह से कंपनी अपनी सिक्योरिटी को लिस्ट करवाएगी स्टॉक एक्सचेंज पे। चौथा, ये प्रोसीजर प्रोवाइड करता है, ऑपरेशन प्रोवाइड करता है फॉर द इंटरमीडियरी। समझ आ गई, क्लियर है? हाँ, उसके बाद बात करते हैं यहाँ सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 प्रोवाइड फॉर द डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी ट्रेडिंग इंक्लूडिंग रनिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है किसको, बात करता हूँ। सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जो SCRA 1956 है, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है किसको, सिक्योरिटीज को एंड स्टॉक एक्सचेंजेस को, सिक्योरिटी की ट्रेडिंग को एंड स्टॉक एक्सचेंज को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो इसका क्या है, डायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल है इसका, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल है। इसका पर्पस और क्या है, दूसरा, इट इज पर्पस टू प्रिवेंट अनडिजायरेबल, अनडिजायरेबल मतलब कोई भी गलत ट्रांजेक्शन हो रही है स्टॉक मार्केट के अंदर, टू प्रिवेंट अनडिजायरेबल ट्रांजेक्शन इन द सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के अंदर कोई भी अनडिजायरेबल ट्रांजेक्शन हो रही है उनको क्या करना, रोकना। ये किसके काम है, ये इसके काम है। तो SCRA की, उसके बाद SCRA की जुडिक्शन क्या है, SCRA की एप्लीकेबिलिटी किन किन चीजों के ऊपर है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ SCRA, एप्लीकेबिलिटी ऑफ SCRA किन किन के ऊपर एप्लीकेबल होता है, पहला स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, स्टॉक एक्सचेंज। दूसरा, सिक्योरिटीज, कॉन्ट्रैक्ट इन सिक्योरिटीज, कॉन्ट्रैक्ट इन सिक्योरिटीज। तीसरा, लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी, लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी। इस चीज के लिए ये एप्लीकेबल होता है। समझ आ गई SCRA की, पहला ये और ये समझ आ गया ब्रदर? हाँ, क्लियर है, आगे बढ़े। हाँ, तो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होता है। किस पर्पस के लिए एप्लीकेबल होता है, ये सिक्योरिटी की टर्म्स को डिफाइन करता है। ये
प्रोसीजर बताता है कि किस तरह से स्टॉक एक्सचेंज क्या लेगी, रिकॉग्निशन लेगी स्टॉक एक्सचेंज सेबी से, और उसके बाद ये किस तरह से कंपनी अपनी सिक्योरिटी को लिस्ट करवा सकती है, किस तरह से एक इंटरमीडियरी के फंक्शंस को कंट्रोल किया जा सकता है, उसके लिए बात करता है। सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट जो है एक क्या करता है, इसके लिए सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट हमारा सिक्योरिटी की ट्रेडिंग और हमारे स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करता है, और जिसका पर्पस क्या है कि हम अनडिजायरेबल ट्रांजेक्शंस को जो सिक्योरिटीज में हो रही है उनको कंट्रोल कर सकें। तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज जो है वो किन किन के एप्लीकेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट जो है वो किन किन के ऊपर है, वो है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, कॉन्ट्रैक्ट इन सिक्योरिटी के ऊपर, लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी के ऊपर। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, ये जो हमने अभी पढ़ा ये वही है, किस सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट किस पर्पस के लिए है, रिकॉग्निशन डिरिकॉग्निशन ऑफ किस चीज के लिए, कॉर्पोरेटाइजेशन डिमोनेटाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, प्रिस्क्राइब द पावर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज सेबी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट ऑफ अपील अगेंस्ट द रिफ्यूजल of stock exchange to list the security of public company, delist of security, penalty and procedure, public issue and listing of security, राइट ऑफ अपील टू सिक्योरिटी अपील ट्रिब्यूनल। इन चीज़ों के रिगार्डिंग ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। आगे कुछ डेफिनेशंस आती है, जो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है उसको एक बार पढ़ते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन आती है सिक्योरिटी की। अच्छा, सिक्योरिटी की डेफिनेशन क्या होगी मुझे बताओगे? सिक्योरिटी की डेफिनेशन अंडर द SCRA एक्ट, अंडर SCRA एक्ट क्या होगी? शेयर हो गए, आपके सिक्योरिटी जो है शेयर हो गए, स्क्रिप्ट हो गए, स्टॉक हो गए, बॉन्ड हो गए, डिबेंचर हो गए, ये क्या होते हैं? ये आपके सिक्योरिटी होते हैं। डेरिवेटिव आपकी सिक्योरिटी होती है। डेरिवेटिव लिख लो, वो सिक्योरिटीज जो अपनी वैल्यू किसी दूसरी सिक्योरिटी से डिराइव करती है। तो अगर आपसे कोई पूछे शेयर, स्क्रिप्ट, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर स्टॉक, शेयर हो गया, शेयर स्टॉक हो गया, डिबेंचर हो गया, डिबेंचर स्टॉक हो गया, या मार्केटेबल सिक्योरिटी ऑफ लाइक नेचर, दूसरा डेरिवेटिव, तीसरा यूनिट ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, चौथा सिक्योरिटी रिसिप्ट अंडर द सिक्योरिटी सार्फेसी एक्ट। यहाँ पे लिखना सिक्योरिटी रिसिप्ट अंडर द सार्फेसी एक्ट, सिक्योरिटाइज एंड रिकंस्ट्रक्शन फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी। तो सार्फेसी एक्ट के अंदर सिक्योरिटी रिसिप्ट, यूनिट ऑफ इशूड बाय द एनी म्यूचुअल फंड की कोई यूनिट हो गई, या फिर यूनिट इशूड बाय पूल इन्वेस्टमेंट फंड, ये आपकी क्या है? सिक्योरिटी की डेफिनेशन है। गवर्नमेंट की कोई सिक्योरिटी होगी, या फिर कोई भी सर्टिफिकेट इशू किया गया है इन्वेस्टर को, बीइंग अ स्पेशल पर्पस डिफरेंट एंटिटी विच पोसेस एनी डेट एंड रिसीवेबल्स। ये कहना चाह रहा है कि कोई भी सर्टिफिकेट किसी इन्वेस्टर को इशू किया गया है, बीइंग अ किसके द्वारा इशू किया गया है? उस इशू के द्वारा जो एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है, जो एक स्पेशल पर्पस एंटिटी है, विच पोसेस जिसने कोई डेट ले रखा है, रिसीवेबल्स ले रखा है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो गई, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसको डिक्लेयर किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, क्या? सिक्योरिटी, राइट इन इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी। और कोई भी अगर आपका राइट है या कोई इंटरेस्ट है सिक्योरिटी में, वो भी सिक्योरिटी की डेफिनेशन में आएगी। अगर आपसे कोई पूछे कि सिक्योरिटी की डेफिनेशन क्या है, तो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट कहता है कि भाई सिक्योरिटी की डेफिनेशन शेयर, स्टॉक, स्क्रिप्ट, डिबेंचर बॉन्ड, डेरिवेटिव, यूनिट ऑफ पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल, यूनिट ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, सिक्योरिटी रिसिप्ट ऑफ सार्फेसी एक्ट, यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, कोई भी सर्टिफिकेट issued to the investor by the issuer being a special purpose vehicle, गवर्नमेंट की कोई भी सिक्योरिटी, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसको डिक्लेयर किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो सिक्योरिटी है, या राइट या कोई भी इंटरेस्ट अगर आपका सिक्योरिटी में है तो वो भी सिक्योरिटी की डेफिनेशन में आता है। क्लियर है? यहाँ तक समझ आ गई? yes, कोई डाउट? आगे बढ़े। हाँ,
दूसरा हमारे पास आता है कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सेल और परचेज ऑफ सिक्योरिटी। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यहाँ पे क्या है? सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी। सेल और परचेज ऑफ सिक्योरिटी क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट होती है। अब स्पॉट डिलीवरी का मतलब होता है, स्पॉट का मतलब होता है ऑन द टाइम, एट द टाइम। ऑन स्पॉट का मतलब, स्पॉट डिलीवरी का मतलब होता है कि ऑन टाइम डिलीवरी होना। आपने क्या किया? आपने पेमेंट करी शेयर लेने के लिए, आपको साथ के साथ क्या मिल गया? शेयर मिल गया। उसे कहते हैं स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट। जब आप कोई ऑर्डर करते हो और साथ के साथ उसकी आपको डिलीवरी हो जाए, उसको स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट which provide for the actual delivery of security and the payment of price therefore either on the same day or on the next day। इसमें क्या होता है कि आप इसके अंदर जो डिलीवरी होती है प्लस जो पेमेंट होती है सेम डे होती है, सेम डे या फिर नेक्स्ट डे होती है। आज आपने पेमेंट की, कल आपको डिलीवरी मिल गई। क्योंकि कई बार क्या होता है, आ, हो सकता है जैसे मैं दिल्ली में हूँ और आप रहते हो, आप कहाँ रहते हो? इंदौर में, गुजरात साइड। आप गुजरात में रहते हो, तो मैंने आपसे शेयर खरीदे, मान लो मैंने आपको पेमेंट करी, बट आपके पास फिजिकल शेयर थे, आपने कुरियर करवाया, कुरियर में एक दिन लग गया। तो कई बार क्या होता है, रेमिटेंस होने में, पैसे की आप रेमिटेंस होने में या डिलीवरी होने में टाइम लगता है। तो एक दिन एक्स्ट्रा भी हम लेके चलते हैं स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट में। तो ये बेसिकली T+2 बेसिस पे होता है, 2 दिन कुरियर की कंसिडर करते हैं इसमें। भाई इसमें क्या होता है, स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटी और पेमेंट जो क्या होता है, सेम डे पे होता है या नेक्स्ट डे पे होता है। और ऐसा क्यों लेते हैं हम नेक्स्ट डे? क्योंकि कई बार डिस्पैच होने में सिक्योरिटी को या पेमेंट होने में टाइम लगता है, तो उसके लिए हम एक दिन एक्स्ट्रा ले लेते हैं। ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी बाय डिपॉजिटरी फ्रॉम वन अकाउंट ऑफ बेनिफिशियल ओनर टू द अकाउंट ऑफ अनदर बेनिफिशियल ओनर व्हेन सच सिक्योरिटी आर डील विद डिपॉजिटरी। मान लो डीमैट फॉर्म में आपके शेयर है कंपनी के, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके शेयर है। जिस तरह से आप नेट बैंकिंग चलाते हो, आपने एक एक साथ बटन क्लिक किया, लॉगिन किया, बटन क्लिक किया, आपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में शेयर ट्रांसफर कर दिए, तो वो भी क्या होते हैं? वो भी स्पॉट डिलीवरी होते हैं। वो भी क्या होते हैं? स्पॉट डिलीवरी होते हैं। स्पॉट डिलीवरी समझ आ गया? आगे बढ़े। हाँ, ये सारी डेफिनेशन, जोन जोन सी डेफिनेशन हमें लगेगा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं काट दूंगा उसको साथ के साथ, लेकिन ये सारी डेफिनेशन अभी इंपॉर्टेंट आ रही है, तो सबको लेके चलते हैं। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज दो तरह से हो सकता है। एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भी हो सकता है, स्टॉक एक्सचेंज एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भी हो सकता है, या फिर कोई कंपनी भी हो सकती है, बॉडी कॉर्पोरेट। स्टॉक एक्सचेंज कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भी हो सकता है या कोई कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकती है। कोई भी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, या है चाहे वो इनकॉर्पोरेट हुआ है या नहीं हुआ है, बिफोर द कॉर्पोरेटाइजेशन एंड डिमोनेटाइजेशन अंडर द सेक्शन 4A एंड 4B। कॉर्पोरेटाइजेशन और डिमोनेटाइजेशन होने से पहले कोई भी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल था, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड था, चाहे वो नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड था, वो भी किस में आएगा? वो भी स्टॉक एक्सचेंज में आएगा। और दूसरा, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, इट मीन्स कंपनी, अगर वो इनकॉर्पोरेट हुई है कहाँ पे? कंपनीज एक्ट में। कहाँ इनकॉर्पोरेट हुई है? कंपनीज एक्ट के अंदर, तो वो भी किस में आएगी? वो भी स्टॉक एक्सचेंज की डेफिनेशन में आएगी। और किस पर्पस के लिए होता है ये, जिसको इनकॉर्पोरेट किया गया है? फॉर द पर्पस ऑफ असिस्टिंग। इनका क्या क्या पर्पस होता है? असिस्ट करना, असिस्टिंग, रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग द बिजनेस ऑफ बाइंग सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी। क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज पे हम क्या करते हैं? अपनी सिक्योरिटी को सेल करते हैं, परचेस करते हैं, सारा स्टॉक एक्सचेंज पे होता है। स्टॉक एक्सचेंज एक कंपनी की किसी सिक्योरिटी को सेल करने में, परचेस करने में असिस्ट करती है, उसको रेगुलेट करती है, उसको कंट्रोल करती है। ये होता है स्टॉक एक्सचेंज। क्लियर है? समझ आ गई? Yes, sir. हाँ,
रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज वो होता है जिसको रिकॉग्नाइज किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का लिख लो। सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स SEBI। Here the central government means SEBI। स्टॉक एक्सचेंज वो स्टॉक एक्सचेंज होता है जिसको फॉर द टाइमिंग रिकॉग्नाइज किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी वो सिक्योरिटी होती है जिसको क्रिएट किया गया है, इशू किया गया है वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के चाहे तो लागू होने से पहले या लागू होने के बाद जिस सिक्योरिटी को क्रिएट किया गया है, इशू किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या पार्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या पार्टली बाय द स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, फॉर द पर्पस ऑफ रेजिंग पब्लिक लोन एंड हैविंग वन ऑफ फॉर्म स्पेसिफाई इन द सेक्शन 2 क्लोज 2 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ पब्लिक डेट एक्ट। गवर्नमेंट सिक्योरिटी वो सिक्योरिटी होती है जिस सिक्योरिटी को क्रिएट और इशू किसके द्वारा किया गया है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन है। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट मुझे बताओ। नो सर। अब आता है डेरिवेटिव क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एग्जाम के लिए भी, इसको मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। अब डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव की बात करते हैं। डेरिवेटिव डेरिवेटिव वो सिक्योरिटी होती है जो डिराइव करते हैं अपनी वैल्यू किसी दूसरी सिक्योरिटी से। अंडरलाइंग एसेट कहते हैं, अंडरलाइंग एसेट। अंडरलाइंग एसेट क्या होता है तालिब भाई? वो एसेट जिसके ऊपर किसी दूसरी सिक्योरिटी की वैल्यू निकलती है, ये बेस होता है इसके, ये बेस होता है और इससे क्या होता है, किसी दूसरी सिक्योरिटी की वैल्यू आती है। जिस सिक्योरिटी की वैल्यू आती है उसे डेरिवेटिव बोलते हैं। वो डेरिवेटिव क्या होता है, लिखो, वो सिक्योरिटी जो अपनी वैल्यू किसी दूसरी सिक्योरिटी से डिराइव करती है। अब इसमें क्या क्या आता है, डेरिवेटिव के अंदर क्या आता है? सिक्योरिटी जो अपनी डिराइव करती है वैल्यू कहाँ से? किसी डेट इंस्ट्रूमेंट से, किसी शेयर से, किसी लोन से, चाहे वो सिक्योर्ड है अनसिक्योर्ड है, किसी रिस्क इंस्ट्रूमेंट से, किसी कॉन्ट्रैक्ट से। वो सिक्योरिटी जो अपनी डेरिवेटिव कोई भी सिक्योरिटी होती है जिसकी वैल्यू डिराइव हुई है किसी डेट सिक्योरिटी से, किसी शेयर से, किसी लोन से। डेरिवेटिव वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं विच डिराइव इट इज वैल्यू फ्रॉम द प्राइस और इंडेक्स ऑफ प्राइस ऑफ अंडरलाइंग सिक्योरिटी। इन सबको क्या बोला जाता है? इन सबको अंडरलाइंग सिक्योरिटी बोला जाता है। अंडरलाइंग सिक्योरिटी, अंडरलाइंग सिक्योरिटी वो सिक्योरिटी होती है जिसकी वजह से उसकी वैल्यू आती है एक सिक्योरिटी की। समझ आ गई? इसको बेस सिक्योरिटी भी कहते हैं, बेस सिक्योरिटी। तीसरा इसमें क्या आता है, कॉमोडेटिव डेरिवेटिव। कॉमोडेटिव डेरिवेटिव वो डेरिवेटिव होते हैं जो अपनी वैल्यू कॉमोडिटी की वैल्यू से डिराइव करते हैं। अब कॉमोडिटी क्या होता है? जैसे पल्स हो गया, दालें, राइस, गेहूं, गन्ना, ये कॉमोडिटी होती है। कई सिक्योरिटी अपनी वैल्यू कॉमोडिटी से भी डिराइव करती है, और कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनको डिक्लेयर किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एज अ डेरिवेटिव। तो ये सारे क्या होते हैं? डेरिवेटिव होते हैं। समझ आ गई मेरी बात? क्लियर है? यस सर। तो डेरिवेटिव क्या Yes, होते हैं? sir. जिनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, वो अपनी वैल्यू दूसरी किसी सिक्योरिटी से डिराइव करते हैं, किसी डेट्स की सिक्योरिटी से, किसी लोन से, किसी शेयर से। वो कॉन्ट्रैक्ट, डेरिवेटिव वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो अपनी वैल्यू दूसरे की प्राइस से, दूसरी सिक्योरिटी के प्राइस से या दूसरे सिक्योरिटी के इंडेक्स ऑफ प्राइस से, और जिस सिक्योरिटी के प्राइस से डिराइव करते हैं उसको अंडरलाइंग सिक्योरिटी कहते हैं।
या फिर वो कमोडिटी डेरिवेटिव होते हैं या कुछ ऐसे डेरिवेटिव जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया गया है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने एज अ डेरिवेटिव डिक्लेयर किया है। समझ आ गई? क्लियर है? आगे बढ़े। Yes, sir. अब आता है कमोडिटी डेरिवेटिव क्या होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कमोडिटी डेरिवेटिव? भाई कमोडिटिव डेरिवेटिव मींस कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिलीवरी ऑफ सच गुड जिसको नोटिफाई किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? फॉर द डिलीवरी ऑफ सच गुड हैज बीन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ऑफिशियल गैजेट एंड विच इज नॉट रेडी डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट। ये कहना चाह रहा है कि ऐसे डेरिवेटिव जो अपनी वैल्यू किसी दूसरी गुड्स की वैल्यू से डिराइव करते हैं। अब वो गुड्स की वैल्यू क्या होगी? जब उनकी वैल्यू डिराइव होगी कोई भी, फॉर डिफरेंस विद डिराइव इट इज वैल्यू फ्रॉम द प्राइस और प्राइस इंडेक्स ऑफ द अंडरलाइंग गुड्स और एक्टिविटी, सर्विस, राइट, इंटरेस्ट, इवेंट। मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं जो अपनी वैल्यू किसी दूसरी कॉमोडिटी के, किसी गुड्स के, जैसे दालें हो गई, चावल हो गया, गेहूं हो गई, ये कॉमोडिटी होती है, इनको बोलते हैं कॉमोडिटीज। कॉमोडिटीज क्या होती हैं? पल्स, दालें, राइस, गेहूं, शुगर केन, गन्ना। उसके बाद भाई हमारे पास फ्लोर, कोई भी फ्लोर हो गया, आटा वगैरह, इन सब की वैल्यू से क्या करते हैं? शुगर, इन सब की वैल्यू से डिराइव करती है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कैसे रहेगा, कैसे किस तरह से रहेगा। तो ये होती है कॉमोडिटिव डेरिवेटिव। क्लियर है? समझ आ गई? यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. अभी सिक्योरिटी अपलोड ट्रिब्यूनल हम आगे Yes, sir. करेंगे, इसको काट दो, ये भी हम आगे करेंगे। मेंबर मतलब मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। अब नॉन एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं। सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट की नॉन एप्लीकेबिलिटी की एक बार बात कर लेते हैं। यहाँ तक तालिब कोई डाउट? No, sir. ओके। अब आता है नॉन एप्लीकेबिलिटी, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट की नॉन एप्लीकेबिलिटी। इसके लिए आप नोट करो सेक्शन 28 है, नॉन एप्लीकेबिलिटी का सेक्शन जो है 28 है। अभी किस पे एप्लीकेबल नहीं होता? गवर्नमेंट पे एप्लीकेबल नहीं होता, रिजर्व बैंक पे एप्लीकेबल नहीं होता, लोकल अथॉरिटी पे एप्लीकेबल नहीं होता, या कोई भी कॉरपोरेशन जिसको सेटअप किया गया है स्पेशल लॉ के द्वारा। तो पहला ये किस पे एप्लीकेबल नहीं होता? पहला ही एप्लीकेबल नहीं होता सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, आरबीआई के ऊपर, लोकल अथॉरिटी के ऊपर, या कोई भी एनी कॉरपोरेशन जिसको सेटअप किया गया है अंडर दी स्पेशल एक्ट, जिसको स्पेशल एक्ट में सेटअप किया गया है। समझ आ गई पहली बात? क्लियर है? दूसरा ये किस पे एप्लीकेबल नहीं होता? ये एप्लीकेबल नहीं होता किसी भी Yes, sir. कन्वर्टेबल बॉन्ड के ऊपर, किसी भी शेयर के ऊपर, किसी भी ऑप्शन के ऊपर, किसी भी राइट के ऊपर। इन in so far has it entitled the person in whose favor any of the foregoing has been issued, whether by conversion of the bond, warrant, otherwise, or on the basis of price agreed upon when the same was issued। ये किसी भी कन्वर्टिबल बॉन्ड, किसी भी शेयर, कन्वर्टिबल शेयर, कन्वर्टिबल वारंट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। तीसरा ये किस पे एप्लीकेबल नहीं होता? ये एप्लीकेबल नहीं होता सेंटर गवर्नमेंट। किस पे? सेंटर गवर्नमेंट के। नॉट अप्लाई टू सेंटर गवर्नमेंट
in interest of trade and commerce or the economic development of the country, as may be specify any class of contract or contract to which this act or provision contain therein shall not apply। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इन इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, कॉमर्स और ट्रेड को देखते हुए या इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखते हुए गवर्नमेंट किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को, किसी भी सिक्योरिटी को स्पेसिफाई कर सकती है कि भाई इनके ऊपर क्या नहीं लगेगा, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन नहीं लगेगा। तो पहला किस किस पे एप्लीकेबल नहीं होता, ये सेंट्रल गवर्नमेंट पे एप्लीकेबल नहीं होता, दूसरा ये आरबीआई पे एप्लीकेबल नहीं होता, तीसरा ये लोकल अथॉरिटी पे एप्लीकेबल नहीं होता, या कोई भी ऐसा कॉर्पोरेशन जिसको सेटअप किया गया है स्पेशल लॉ के अंदर उस पर एप्लीकेबल नहीं होता। दूसरा ये किस पे एप्लीकेबल नहीं होता, ये कन्वर्टिबल बॉन्ड पे एप्लीकेबल नहीं होता, कन्वर्टिबल शेयर पे एप्लीकेबल नहीं होता, वारंट पे एप्लीकेबल नहीं होता, किसी ऑप्शन पे एप्लीकेबल नहीं होता। और तीसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री स्पेसिफाई कर सकती है एनी क्लास ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें वो क्या कर सकती है, एनी क्लास ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नॉट एप्लीकेबल टू दिस कॉन्ट्रैक्ट, मतलब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफाई कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट जिसपे सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट नहीं लगेगा। तो समझ आ गई किस किस पे नहीं लगेगा, क्लियर है? यस सर। हाँ, यहां तक कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। नो सर। आगे बढ़ते हैं। अब आता है रिकॉग्निशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। रिकॉग्निशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज की जब मैं बात करता हूं, हमें 3 सेक्शन पढ़ने हैं। अगर मैं रिकॉग्निशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज की बात करूं, इसमें हमें 3 सेक्शन पढ़ने हैं, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5। अच्छा, सेक्शन 3 किसके लिए है? सेक्शन 3 होता है जब एप्लीकेशन लगाता है। अच्छा, एप्लीकेशन कौन लगाता है? स्टॉक एक्सचेंज। एप्लीकेशन बाय द स्टॉक एक्सचेंज किस पर्पस के लिए? फॉर रिकॉग्निशन, फॉर रिकॉग्निशन पहली होती है। सेक्शन 3 में आप एप्लीकेशन लगाओगे, सेक्शन 4 में से भी आपको क्या करेगा, ग्रांट करेगा, ग्रांट ऑफ रिकॉग्निशन। और सेक्शन 5 में आपकी रिकॉग्निशन को विड्रॉ भी किया जा सकता है, विड्रॉवल ऑफ रिकॉग्निशन। समझ आ गई पांचों सेक्शन कौन कौन से पढ़ने, तीनों सेक्शन कौन कौन से सेक्शन आपको पढ़ने हैं, समझ आ गई? पहला। अब सेक्शन 3 क्या है? सेक्शन 3 में हम बात करेंगे एप्लीकेशन। कोई भी स्टॉक एक्सचेंज अपने आप को अगर रिकॉग्नाइज करवाना चाहता है तो सेक्शन 3 के अकॉर्डिंगली स्टॉक एक्सचेंज अगर अपने आप को रिकॉग्नाइज करवाना चाहता है अंडर दी सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, तो वो क्या करेगा, एप्लीकेशन लगाएगा टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, एप्लीकेशन लगाएगा टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। एप्लीकेशन शैल कंटेन सच पर्टिकुलर हैज बीन प्रिस्क्राइब। भाई जो भी चीजें बता रखी हैं एप्लीकेशन में, आप सारे के सारे वो चीजें एप्लीकेशन के अंदर फिल करोगे। एप्लीकेशन के साथ आप बायलॉज, बायलॉज का मतलब होता है कोड ऑफ कंडक्ट, बायलॉज का मतलब होता है कोड ऑफ कंडक्ट। एप्लीकेशन के साथ आप बायलॉज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज भी अटैच करोगे, और उसके साथ आप क्या क्या रखोगे, उसके साथ आप क्या करोगे, रूल्स भी क्या करोगे, कॉपी ऑफ रूल्स भी लगा के यहाँ पर चलोगे। तो क्या होता है, कोई भी स्टॉक एक्सचेंज अपने आप को अगर रिकॉग्नाइज करवाना चाहती है तो वो किसको एप्लीकेशन लगाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन लगाएगी। और एप्लीकेशन लगाते टाइम एप्लीकेशन के साथ वो क्या क्या अटैच करेगी, एप्लीकेशन के साथ वो कॉपी ऑफ बायलॉज, कॉपी ऑफ रूल्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। और रूल्स किस रिगार्डिंग होंगे, रूल्स होंगे सबसे पहले कि भाई गवर्निंग बॉडी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज क्या है, कि भाई जो गवर्निंग बॉडी है, जो बोर्ड है स्टॉक एक्सचेंज का, वो क्या है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कौन कौन लोग हैं, पावर क्या है मैनेजमेंट की। दूसरा, स्टॉक एक्सचेंज के जो ऑफिसर होंगे, ऑफिस बियरर होंगे, उनकी पावर और ड्यूटी क्या होगी। तीसरा, किसके रिगार्डिंग रूल होगा,
एडमिशन इनटू स्टॉक एक्सचेंज ऑफ वेरियस क्लास ऑफ मेंबर, कि भाई अगर कोई स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर बनना चाहता है तो उसकी एडमिशन के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसको कैसे निकाला जा सकता है, किस तरह से सस्पेंड किया जा सकता है, किसी पर्सन को दोबारा री एडमिट किस तरह से किया जा सकता है। चौथा, प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप एज अ मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, अगर स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर पार्टनर बनना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा, क्या रूल्स होंगे। तो ये सारे का सारा किस तरह से एक स्टॉक एक्सचेंज के ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव को ऑथोराइज किया जा सकता है, अपॉइंट किया जा सकता है, स्टॉक एक्सचेंज में किस तरह से क्लर्क को अपॉइंट किया जा सकता है, इन सारी चीजों के रिगार्डिंग भी स्टॉक एक्सचेंज को क्या करना पड़ेगा, रूल बनाने पड़ेंगे और रूल की कॉपी एप्लीकेशन के साथ देनी पड़ेगी। तो एप्लीकेशन कौन से सेक्शन के अंदर लगती है, सेक्शन 3 के अंदर। किसको लगती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। एप्लीकेशन लगाते टाइम क्या क्या अटैच करेगी, कॉपी ऑफ बायलॉ, कॉपी ऑफ रूल्स। और रूल्स किसके रिगार्डिंग होंगे, रूल्स फॉर द गवर्निंग बॉडी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, rules for the power and duty of officer bearer of stock exchange, admission into the stock exchange of various class of member, qualification of member, expulsion of member, suspension of member, readmission of member, and procedure for the registration of partnership as a member of stock exchange। तो इन चीजों के रिगार्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और ये डॉक्यूमेंट अटैच करने पड़ेंगे। सेक्शन 3 समझ आ गया। Yes, sir. सेक्शन 4 पे आते हैं। सेक्शन 4 में जब एक बार एप्लीकेशन आप सबमिट कर देते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पे सेबी से है। स्टॉक एक्सचेंज किसके पास एप्लीकेशन लगाती है, सेबी के पास, ये आपको ध्यान रखना है। अब जब एक बार स्टॉक एक्सचेंज ने सेबी को एप्लीकेशन लगा दी तो फिर क्या होगा, सेबी क्या करेगा, सेबी आपकी एप्लीकेशन को प्रॉपरली चेक करेगा। सेक्शन 4 ले डाउन दैट सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड, यहाँ पे सेबी है, अगर सेबी सेटिस्फाई है और सेबी ने अपनी आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी हैज बीन नेसेसरी इन दिस बिहाफ आफ्टर ऑब्टेनिंग सच फर्दर इंफॉर्मेशन इफ एनी रिक्वायर्ड, कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है, जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन आई, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप को सेटिस्फाई करेगा, कोई भी इंक्वायरी उसको करनी है वो करेगा, कोई भी इंफॉर्मेशन उसको लेनी है वो दोबारा से लेने के बाद वो क्या करेगा, एंड इफ एनी इट मे रिक्वायर that the bylaws and the rules of stock exchange applying for registration are in conformity with such condition has may be prescribed with a view to ensure fair dealing and to protect investor। मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ये भी देखेगी कि जो स्टॉक एक्सचेंज ने अपने बायलॉज एप्लीकेशन के साथ सबमिट किए हैं, जो अपने रूल्स एप्लीकेशन के साथ सबमिट किए हैं, वो हर एक कंडीशन को क्या कर रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं। दूसरा, दैट द स्टॉक एक्सचेंज इज विलिंग टू कंप्लाई विद द एनी अदर कंडीशन हैज मे बी स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये कहना चाह रहा है कि जो भी कंडीशन सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही है स्टॉक एक्सचेंज पे, स्टॉक एक्सचेंज उन सभी कंडीशन को फुलफिल करना चाहता है। और तीसरा, इट वुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द ट्रेड एंड पब्लिक इंटरेस्ट, और जो हम रिकॉग्नाइज दे रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज को, ऐसा करना ट्रेड और पब्लिक हित में भी है। तो इन अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल होती हैं, पहली कंडीशन क्या है कि स्टॉक एक्सचेंज के जो रूल हैं, जो बायलॉज हैं, वो सभी कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज इज विलिंग टू कंप्लाई विद द कंडीशन प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड granting of recognition is in interest of the public or is in interest of the trade। तो क्या कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रांट द रिकॉग्निशन टू द स्टॉक एक्सचेंज, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टॉक एक्सचेंज को रिकॉग्निशन ग्रांट कर देगा और उस पर कुछ कंडीशन इम्पोज कर देगा, सब्जेक्ट टू सच कंडीशन इम्पोज अपॉन इट एज अफोरसेड एंड इन सच फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। क्लियर है यहाँ तक, एनी डाउट, यहाँ तक कोई डाउट तो मुझे बताओ। No, sir. यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। एप्लीकेशन किसको लगेगी, Central government. सेंट्रल गवर्नमेंट को। एप्लीकेशन के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, Rules and bylaws. रूल्स एंड बायलॉज, वो आपके पूरे के पूरे लगेंगे। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट चेक करेगी, कंडीशन देखेगी, ये 3 कंडीशन है, और ये 3 कंडीशन देने के बाद आपको
ग्रांट कर देगी रिकॉग्निशन। समझ आ गए? यहाँ तक कोई डाउट? Yes, sir. आगे बढ़े? No, sir. आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। द कंडीशन विच द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज मे बी प्रिस्क्राइब फॉर द ग्रांट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज में इंक्लूड अमंग द मैटर। अब कंडीशन किस रिलेटेड हो सकती है? कंडीशन जो यहाँ पे कंडीशन लगाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट जो कंडीशन लगाएगी, सेबी जो कंडीशन लगाएगी, वो कंडीशन किससे रिलेटेड हो सकती है? क्वालिफिकेशन से रिलेटेड हो सकती है कि भाई स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर बनने के लिए आपके पास एटलीस्ट ये क्वालिफिकेशन हो सकती है, द क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। दूसरा किस लिए होगा? मैनर इन विच द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी एंटर इनटू एंड एनफोर्स एज बिटवीन द मेंबर। तीसरा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन ईच ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज एंड मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स ऑफ मेंबर, देयर ऑडिट बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड। तो इन चीजों से रिलेटेड क्या हो सकती है? कंडीशन हो सकती है। तो कंडीशन किन किन मुद्दों से रिलेटेड हो सकती है? क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर, दूसरा भाई द मैनर इन विच कॉन्ट्रैक्ट शैल बी एंटर इनटू बिटवीन द मेंबर्स, तीसरा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन ईच स्टेट, चौथा मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स रजिस्टर्ड ऑडिट बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो आपको इन सारी चीजों के रिगार्डिंग कंडीशन इम्पोज कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर है? ये काट दो, ऊपर वाला ही याद करना। क्लियर है? यहाँ तक समझ आ गए? यहाँ तक कोई डाउट तालिब? No, sir. अब आता है विड्रोवल ऑफ रिकॉग्निशन। अब आता है विड्रोवल ऑफ रिकॉग्निशन। विड्रोवल ऑफ रिकॉग्निशन क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। भाई सेक्शन 5 कहता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा, सेक्शन 5 ये कहता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि भाई जो स्टॉक एक्सचेंज को हमने रिकॉग्निशन दी थी वो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, ये कहना चाह रहा है कि सेक्शन 5 ले डाउन दैट इफ central government is opinion that the recognition granted to stock exchange should in the interest of the trade and public interest be withdraw, the central government may serve on the कि भाई किसी भी स्टॉक एक्सचेंज की रिकॉग्निशन को विड्रॉ करना पब्लिक हित में है और ट्रेड के हित में है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है? उस स्टॉक एक्सचेंज को सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? नोटिस भेजेगी। द सेंट्रल गवर्नमेंट में सर्व on the governing body of the stock exchange a written notice that the central government is considering the withdrawal of recognition for the reasons stated in the notice, and after giving an opportunity of being heard in the matter, the central government may withdraw the notification in the official gazette, the by notification in the official gazette the recognition granted to the stock exchange। ये कहना चाह रहा है कि अगर स्टॉक एक्सचेंज को लगता है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि भाई किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के रिकॉग्निशन को विड्रॉ कराना पब्लिक इंटरेस्ट में है, ट्रेड के इंटरेस्ट में है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? जो भी स्टॉक एक्सचेंज की गवर्निंग बॉडी है उसको रिटर्न में एक नोटिस सर्व करेगी, उसको बताएगी कि भाई इन इन रीजन की वजह से आपकी रिकॉग्निशन को विड्रॉ कर रहे हैं, और उसको स्टॉक एक्सचेंज को एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी देगी कि बताओ हम आपकी रिकॉग्निशन को विड्रॉ क्यों ना करें। However, पहला पॉइंट। दूसरा, however the withdrawal shall not affect the validity of contract entered into or made before the date of notification। भाई नोटिफिकेशन, विड्रोवल का नोटिफिकेशन देने से पहले जितने भी कॉन्ट्रैक्ट जो है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज ने एंटर किए हैं वो सारे के सारे क्या रहेंगे? वैलिड रहेंगे। द सेंट्रल गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद स्टॉक एक्सचेंज मेक सच प्रोविजंस हैड इट डीम फिट in the notification of withdrawal or in any subsequent notification similarly published for the due performance of any contract। अब इसमें क्या है कि भाई जैसा भी सेंट्रल गवर्नमेंट को ठीक लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट विड्रॉ का नोटिफिकेशन पब्लिश कर देगी। Where the recognized stock exchange has not been corporatized and demutualized or it failed to submit the scheme within a period of time, therefore the scheme has been
rejected by SEBI, the recognition granted to stock exchange shall stand withdrawn, and central government shall publish by notification in the official gazette such withdrawal of recognition. ये कहना चाह रहा था कि किसी स्टॉक एक्सचेंज को कॉर्पोरेटाइज होना था, अपने आप को रजिस्टर्ड कराना था एज अ कंपनी, बट स्टॉक एक्सचेंज ने अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं कराया। ये भी रीजन हो सकता है, इस रीजन की वजह से भी स्टॉक एक्सचेंज आपका जो विड्रॉ कर देगी रिकॉग्निशन को। However, such withdrawal shall not affect the validity of contract entered into or made before the due. तो इसी तरह से क्या होगा कि भाई इसमें मोटा मोटी यही चीज़ है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको नोटिस इशू करेगी, रीजन बताएगी, आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देगी। आपने विड्रोवल से पहले, विड्रोवल ऑफ रिकॉग्निशन होने से पहले जितने भी कॉन्ट्रैक्ट किए हैं वो सारे वैलिड रहेंगे। समझ आ गई मेरी बात? और अगर आपने अपने आप को कॉर्पोरेटाइज नहीं करवाया, आपने आप किसी स्टॉक एक्सचेंज ने अपने आप को एज अ कंपनी रजिस्टर नहीं करवाया, वो फेल हो जाती है, तो उस केस में भी सेबी आपकी क्या कर सकता है, रिकॉग्निशन को विड्रॉ कर सकता है। क्लियर है? समझ आ गई? यहाँ तक कोई डाउट हो सर तालिम मुझे बताओ, इस पॉइंट में कोई नहीं सर, डाउट? समझ आ गया। हाँ, आगे बढ़े। नहीं सर, समझ गया। हाँ, आगे मैंने बढ़ो। क्या डिसाइड किया है, मैंने डिसाइड किया है, मैं आपको एक टाइम टेबल शेड्यूल भेज दूंगा पूरा, ठीक है ना, कि भाई कितना कितना जल्दी हम ओके सर। अपना सिलेबस करेंगे। मैं ये सोच रहा हूँ पहले मैं आपका सिक्योरिटी लॉ पूरा उठाऊं। सिक्योरिटी लॉ को ओके। जैसे आज की तारीख कितनी है, आज है 19 तारीख, हम टारगेट लेके चलते अपने हैं, तारीख है। हम टारगेट लेके चलते हैं कि भाई सिक्योरिटी लॉ को हम 5 अक्टूबर तक खत्म कर देंगे, फिर 6 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर तक हम जो हमारी पोस्ट है उसको खत्म कर देंगे, फिर 21 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर तक हमारा ओके। जो इकोनॉमिक लॉ है उसको खत्म कर देंगे। ये तो थोड़ा टाइम हो जाएगा, 5 नवंबर, सॉरी 5 नवंबर, और उसके बाद 6 नवंबर से लेके हमारा जो भी वो है, जितना भी टाइम बचेगा उसमें हम फाइनेंस लेके चलेंगे लास्ट में। समझ आ गई? एक एक सब्जेक्ट को खींचते हैं, जल्दी खींचा जाएगा। समझ आ गई? ओके। हाँ, क्योंकि एक एक सब्जेक्ट को जितना जल्दी खींचेंगे यस सर। उतना बेटर है। अब आता है पावर क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट की, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है। अब सर ये ध्यान से सुनना, टू कॉल फॉर द पीरियोडिक रिटर्न एंड डायरेक्ट इंक्वायरी। सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी पीरियोडिक रिटर्न और इंक्वायरी डायरेक्ट कर सकता है सेक्शन 6 के अकॉर्डिंगली, कोई भी रूल बना सकता है एज पर सेक्शन 8, सुपरसीड कर सकता है गवर्निंग बॉडी को रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। सुपरसीड का मतलब होता है यहाँ पे सस्पेंड करना, किसी भी गवर्निंग बॉडी को सस्पेंड कर सकता है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एज पर सेक्शन 11, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के बिजनेस को सस्पेंड कर सकता है एज पर सेक्शन 12, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को प्रोहिबिट कर सकता है एज पर सेक्शन 16, इम्यूनिटी ग्रांट कर सकता है एज पर सेक्शन 23(0), डेलीगेट कर सकता है, रूल बना सकता है एज पर सेक्शन 29(a). तो ये सारी की सारी क्या है, पावर है जो हमने बात की। ये पावर कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन सी इंक्वायरी कर सकता है, किन किन मैटर में इंक्वायरी कर सकता है, ये आप खुद एक बार पढ़ना, कोई डाउट हो तो मुझे बताना। पढ़ लोगे कि क्या क्या से भी इंक्वायरी कर सकता है, इंक्वायरी किन किन मैटर में कर सकता है, कोई भी रिटर्न आपसे मांग सकता है, कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकता है, कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे कलेक्ट कर सकता है ना? समझ आ गई कि भाई एवरेज यस सर। रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज शैल फर्निश टू सेबी, कि रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को सेबी को पीरियोडिक रिटर्न्स फाइल करनी होती है अपने काम को लेके, कि मैंने क्या काम किया, किस तरह से किया। हर एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज और उसका मेंबर वो प्रॉपर मेंटेन करेंगे, प्रिजर्व करेंगे, नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर सच बुक ऑफ अकाउंट। भाई कम से कम 5 साल के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वो क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे, और जो भी डॉक्यूमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर द कंसल्टेशन विद रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज कंसर्न में प्रिस्क्राइब, और वो डॉक्यूमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आफ्टर कंसल्टेशन विद स्टॉक एक्सचेंज प्रिस्क्राइब किए गए हैं, जो कि इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड और इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक है, उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को भी प्रॉपरली क्या करेगा, स्टॉक एक्सचेंज, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज प्रिजर्व करेगा, मेंटेन करेगा। और ये डॉक्यूमेंट
सब्जेक्ट टू द इंस्पेक्शन होंगे ऑल रीजनेबल टाइम बाय दी सेबी। जब भी सेबी को ठीक लगता है सेबी कभी भी इन डॉक्यूमेंट को आके चेक कर सकता है। समझ आ गई? क्लियर है? ओके सर। हाँ। The यस सर। Security and Exchange Board of India, if satisfied that it is in the interest of the trade or in public interest to do so, अगर स्टॉक एक्सचेंज को लगता है कि भाई ऐसा करना पब्लिक इंटरेस्ट में है, तो वो राइटिंग में ऑर्डर पास करके कोई भी इंफॉर्मेशन स्टॉक एक्सचेंज से कलेक्ट कर सकता है। कॉल अपॉन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज या उसके मेंबर से furnish in writing such information explanation relating to the affair of stock exchange or the member in relation to the stock exchange। वो किसी भी मेंबर से किसी भी स्टॉक एक्सचेंज से कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकता है, या फिर अपॉइंट कर सकता है सेबी वन और मोर पर्सन टू मेक इंक्वायरी in the prescribed manner in relation to the affair of governing body of stock exchange या member of stock exchange, या किसी भी पर्सन को अपॉइंट कर सकता है जो क्या करे, इंक्वायरी करे किसमें, अफेयर्स ऑफ द गवर्निंग बॉडी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज और अफेयर ऑफ द मेंबर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज इन रिलेशन टू द स्टॉक एक्सचेंज। और उसको बोल सकता है कि भाई सबमिट करे इंस्पेक्शन रिपोर्ट टू द such inquiry to the SEBI within such time period has been prescribed। तो मतलब क्या हो सकता है कि भाई इसमें कॉल फॉर द पीरियोडिक रिटर्न एंड डायरेक्ट इंक्वायरी के अंदर क्या हो सकता है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी रिटर्न को, किसी भी डॉक्यूमेंट को सेबी आपसे कॉल कर सकता है और किसी भी पर्सन को अपॉइंट कर सकता है इंक्वायरी करने के लिए। समझ आ गई? समझ आ गई? क्लियर है? यस सर। हाँ। Where inquiry in relation to affair of recognized stock exchange or the affair of any member in relation to the recognized stock exchange has been undertaken। कोई भी इंक्वायरी हुई है, मान लो, हाँ, कोई भी इंक्वायरी हुई है, where inquiry in relation to the affair of recognized stock exchange या affair of member in relation to stock exchange has been undertaken। Every director, manager, secretary, other officer of the stock exchange, every member of the stock exchange, if the member of stock exchange is firm, partner, managing partner, secretary, other officer of the firm या other person or body corporate who has dealing in course of business with person mentioned A, B, C, whether directly or indirectly, shall bound to produce before the authority making the inquiry such books of accounts, other document in his custody and power। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जब कोई पर्सन इंक्वायरी कर रहा होगा रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, अगर कोई रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के अफेयर से रिलेटेड अगर कोई पर्सन इंक्वायरी कर रहा होगा तो उस टाइम पे रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, उसके मेंबर्स की, अगर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर फर्म है, कोई फर्म है, तो उस फर्म के पार्टनर, सेक्रेटरी की जिम्मेवारी है कि वो क्या करे, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डॉक्यूमेंट उनकी कस्टडी में है वो उस पर्सन को देके यहाँ पर चले जो इंक्वायरी कर रहा है, उसको पूरी की पूरी हेल्प प्रोवाइड करके यहाँ पर चले। तो ये हमारा होता है कौन सा, सेक्शन 6। सेक्शन 6 पावर टू कॉल पीरियोडिक रिटर्न एंड मेक इंक्वायरी। समझ आ गई? क्लियर है? यस सर। हाँ, आगे बढ़ते हैं। पावर टू डायरेक्ट रूल एंड मेक रूल। वही सेक्शन 8 कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, वो कोई भी रूल बना सकती है। किससे रिलेटेड? स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड। वो कोई भी रूल बना सकती है वेयर आफ्टर द कंसल्टेशन विद द गवर्निंग बॉडी ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज जर्नली और विद द गवर्निंग बॉडी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन पर्टिकुलर। सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है, इट इज ओपिनियन, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये ओपिनियन है दैट इट इज नेसेसरी और इट इज एक्सपीडियंट, इमरजेंसी है, सो टू डू, ऐसा करना जरूरी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ऑर्डर पास कर सकती है, इन ऑर्डर इन राइटिंग टुगेदर विद स्टेटमेंट फॉर द रीजन डायरेक्ट द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज जर्नली और इन recognized stock exchange in particular as the case may be, make any rule or amend any rule already made in respect of all on the matter or to amend any rule already made in respect of all or any of the matters specified within a period of 2 months from the date of order।
भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कोई भी रूल बनाने की। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है तो वो कंसल्टेशन करेगी किससे, गवर्निंग बॉडी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज से। और सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर ओपिनियन है, ये ओपिनियन है कि ऐसा करना नेसेसरी है, जरूरी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, ऑर्डर पास करेगी। ऑर्डर राइटिंग में पास करेगी और उसके साथ एक स्टेटमेंट देगी जिसमें वो डायरेक्ट करेगी किसको, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को, या फिर डायरेक्ट करेगी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को इन पर्टिकुलर वे में, दैट हैज द केस में भी कि भाई वो कोई रूल बना रही है या किसी रूल के अंदर अमेंडमेंट कर रही है। तो वो किसी भी रूल को बना सकती है, किसी भी रूल के अंदर अमेंडमेंट कर सकती है विद इन अ पीरियड ऑफ 2 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर पास करने के 2 महीने के अंदर अंदर वो कोई भी रूल एप्लीकेबल कर सकती है, कोई भी रूल में चेंज कर सकती है। समझ आ गई? क्लियर है? Yes, sir. हाँ, if any recognized stock exchange failed or neglect to comply with order within the period specified therein, the central government may make the rule for the amend the rule made by recognized stock exchange either in the form proposed in the order or with such modification therefore as may be agreed between the stock exchange and the central government। मान लो ये पॉइंट नंबर 1 था, इसने डायरेक्ट किया था किसको, इसने बोला था, इसने निर्देश दिया था स्टॉक एक्सचेंज के कि भाई आप अपने रूल्स को, या तो आप अपने नए रूल बना लो या आप अपने रूल्स को चेंज कर लो। लेकिन इन्होंने क्या किया, उसकी डायरेक्शन को, सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शन को इन्होंने कंप्लाई नहीं किया। अगर रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज फेल हो जाती है या निगलेक्ट करती है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर को फॉलो करने में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट फिर क्या कर सकती है, खुद से रूल बना सकती है, खुद से कोई भी रूल अमेंड कर सकती है। समझ आ गई? क्लियर है? कोई डाउट? Yes. हाँ, तो यहाँ तक करो, ये वाला पॉइंट आप काट सकते हो, ये वाला यहाँ तक आप कर सकते हो। ये था आपका सेक्शन 8, सेक्शन 8। क्लियर है? कोई डाउट? No, sir. हाँ, अब आता है हमारे पास सुपरसीड द गवर्निंग बॉडी ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। सुपरसीड का मतलब होता है सस्पेंड करना, सस्पेंड करना। भाई जो गवर्निंग बॉडी है, गवर्निंग बॉडी का मतलब होता है जो बोर्ड है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज का। सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लगता है कि भाई वो ढंग से काम नहीं कर रहे, वो अपनी परफॉर्मेंस से अच्छे से काम नहीं कर रहे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको क्या कर सकता है, सुपरसीड कर सकता है, गवर्निंग बॉडी को सुपरसीड कर सकता है without prejudice to any power vested in the central government under the act, where central government opinion that the governing body of any recognized stock exchange should be superseded। कि भाई अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि किसी भी गवर्निंग बॉडी को रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज की सुपरसीड किया जाए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्निंग बॉडी को नोटिस देगी रिटर्न के अंदर और उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगी कि हम आपको सुपरसीड क्यों ना करें। तो भाई उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट के अंदर ऑर्डर पास करेगी और उसको क्या करेगी, सुपरसीड कर देगी। समझ आ गए? और या फिर क्या कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, उस उन गवर्निंग बॉडी की जगह पे किसी दूसरे पर्सन को अपॉइंट कर सकती है जो क्या काम करे, सारे के सारे काम करे, सारी के सारी पावर एक्सरसाइज करे जो कौन पर एक्सरसाइज कर रही थी, गवर्निंग बॉडी एक्सरसाइज कर रही थी। समझ आ गई? क्लियर है? Yes, sir. हाँ, और जिस पर्सन को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है वो पर्सन एज ए चेयरमैन काम करेगा। अगर 2 पर्सन अपॉइंट हुए हैं तो एक पर्सन चेयरमैन काम करेगा और दूसरा पर्सन वाइस चेयरमैन काम करेगा। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है वो गवर्निंग बॉडी को, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का ओपिनियन है कि भाई गवर्निंग बॉडी ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज शुड बी सुपरसीड होनी चाहिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, नोटिस सर्व करेगी किसको, गवर्निंग बॉडी को, और उसमें बताएगी, रीजन बताएगी कि क्यों हम आपको सुपरसीड करना चाहते हैं और उसको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी देगी। ये आपको ध्यान में रखना है। और आफ्टर सुपरसीशन सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी पर्सन को अपॉइंट कर सकता है जो कि सारे के सारे काम करेगा, सारे के सारे पावर एक्सरसाइज करेगा, ड्यूटी एक्सरसाइज करेगा जो एक
गवर्निंग बॉडी की होती है। समझ आ गई? क्लियर है? यस सर। हाँ। उसके बाद क्या होता है, जिस दिन सुपरसीशन का नोटिफिकेशन सेबी ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई कर दिया, तो उस दिन से क्या होगा, जितने भी मेंबर हैं गवर्निंग बॉडी के वो क्या हो जाएंगे, सुपरसीड हो जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे। जिस दिन भी नोटिफिकेशन आ गया उस दिन से वो सारे के सारे मेंबर क्या हो जाएंगे, सुपरसीड हो जाएंगे, और वो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के ऑफिस को क्या कर देंगे, खाली कर देंगे, सीज कर देंगे। पर्सन अपॉइंटेड मे एक्सरसाइज ऑल द पावर और ड्यूटी ऑफ द गवर्निंग बॉडी, और जिन पर्सन को अपॉइंट किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उनकी जगह पे जिन दूसरे पर्सन को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया है वो सारे काम फिर कौन करेंगे, वो पर्सन करेंगे। जो गवर्निंग बॉडी पहले करती थी वो सारी पावर अब वो पर्सन क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज has the person appointed may by order in the written specify in this behalf as necessary for the purpose of enabling him and to carry on the business of stock exchange shall vest to such person। और जितनी भी प्रॉपर्टी होगी स्टॉक एक्सचेंज की वो सारी किन को ट्रांसफर हो जाएगी, जो पर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए गए हैं उनको क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। क्लियर है? इफेक्ट समझ आ गया क्या हो जाएगा? जिस दिन नोटिफिकेशन आ गई, जिस दिन ऑर्डर पास हो गया सुपरसेशन का, क्या क्या इफेक्ट रहेगा, समझ आ गई यहाँ तक? कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। यस सर, समझ आ गया। कोई डाउट तालिब? नहीं सर। हाँ। द गवर्निंग बॉडी विच इज सुपरसीड, जिस गवर्निंग बॉडी को सस्पेंड कर दिया गया था और उसकी जगह पे किसी भी पर्सन को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर दिया गया था, वो तब तक अब अब उस ऑफिस को होल्ड करेंगे जब तक कि दोबारा से सेंट्रल गवर्नमेंट कोई नोटिफिकेशन ना कर दे, और जो भी पीरियड सेंट्रल गवर्नमेंट ने बता रखा है उस पीरियड तक वो क्या करेंगे, ऑफिस होल्ड करेंगे वो पर्सन। द सेंट्रल गवर्नमेंट में at any time before the determination of the period of the office of any person or person appointed call upon the recognized stock exchange to reconstitute the governing body in accordance with the rules or such reconstitution all property of the recognized stock exchange which have vest or was vest in possession of person appointed shall vest or revest as the case may be in the governing body of the सो रिकॉन्स्टिट्यूटेड। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट दोबारा से कॉल कर सकता है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को, बोल सकता है कि आप दोबारा से क्या करो, गवर्निंग बॉडी को रिकॉन्स्टिट्यूट करो, दोबारा से नए मेंबर्स की अपॉइंटमेंट करो। और जब गवर्निंग बॉडी रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी तो जितनी भी प्रॉपर्टी उन पर्सन को जो पहले अपॉइंट किए गए थे, ट्रांसफर की गई थी, उनसे वापस गवर्निंग बॉडी को क्या कर दिया जाएगा, प्रॉपर्टी रीट्रांसफर, रीवेस्ट कर दी जाएगी। क्लियर है? समझ आ गई? यस सर। कोई डाउट यहां तक? नो सर। हाँ, आगे बढ़ते हैं। टू सस्पेंड द बिजनेस ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, भाई अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि भाई कोई इमरजेंसी अराइज हो गई है और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लगता है कि भाई ऐसा करना बहुत जरूरी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट फॉर द रीजन टू बी स्टेट आउट देयरिंग, डायरेक्ट कर सकती है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को कि वो अपना बिजनेस क्या कर दे, सस्पेंड कर दे। और वो कितने पीरियड से ज्यादा के लिए सस्पेंड नहीं कर सकता, 7 डेज से ज्यादा। कोई भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज अपने बिजनेस को 7 दिन से ज्यादा सस्पेंड नहीं कर सकती। सेंट्रल गवर्नमेंट मैक्सिमम कितने दिन के लिए सस्पेंड कर सकता है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के बिजनेस को, 7 दिन तक, उससे ज्यादा पीरियड के लिए सस्पेंड नहीं कर सकता। Subject to such condition has may be specified in the notification, and if in opinion of the central government the interest or in the interest of trade or public interest require that the period should be extended, it may by अगर दोबारा से भी भाई मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर मैं बात करूं मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेंट्रल गवर्नमेंट कितने दिन के लिए सस्पेंड कर सकती है किसी भी बिजनेस को रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के,
कितने दिन के लिए कर सकती है? बिजनेस ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज कितने दिन के लिए कर सकती है उसके बिजनेस को सस्पेंड? मैक्सिमम टू मैक्सिमम हाँ भाई तालिब 7 days के लिए। 7 डेज के लिए कर सकती है। 7 days के लिए सर। 7 डेज के लिए कर सकती है। लेकिन दोबारा से भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि भाई दोबारा से भी लगा कि भाई ऐसा करना पब्लिक हित में है, इंटरेस्ट के ट्रेड के हित में है, तो उस पीरियड को सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सटेंड भी कर सकती है दोबारा से नोटिफिकेशन एक्सटेंशन की नोटिफिकेशन देकर। तो पीरियड ऑफ सस्पेंड जो है उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। क्लियर है? समझ आ गई? यस सर। हाँ। अब आता है सेक्शन 16। अब आता है सेक्शन 16 टू प्रोहिबिट द कॉन्ट्रैक्ट इन सर्टेन केसेस। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि भाई सिक्योरिटी मार्केट के अंदर कुछ अनडिजायरेबल ट्रांजेक्शन हो रही है, स्पेकुलेशन का मतलब होता है ट्रांजेक्शन होना, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि भाई किसी एरिया के अंदर, किसी स्टेट के अंदर, किसी सिटी के अंदर सिक्योरिटी मार्केट के अंदर फ्रॉड चल रहा है, अगर ये लगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है? बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट डिक्लेयर कर सकती है उस एरिया में, उस स्टेट के अंदर किसी पर्टिकुलर सिक्योरिटी का कॉन्ट्रैक्ट परमिजिबल नहीं होगा, वहां पे कोई भी सिक्योरिटी ट्रेड नहीं होगी उस एरिया